हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, आज से आपकी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की जो सीरीज़ है ये स्टार्ट होने जा रही है। आपको बताइएगा यूपी डीएलएड की सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस इस समय ऑनलाइन आपकी चल रही हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर है, ठीक है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ये सब्जेक्ट है आपका। और इसकी जो क्लासेस हैं वो रात 8 बजे से चल रही हैं। और इसमें आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं बहुविकल्पीय प्रश्न ये कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर पूरी प्ले लिस्ट मौजूद है, आप चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट देख लीजिए। यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की प्ले लिस्ट आपको चेक करना है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। उसमें आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो वीडियोज़ हैं वो मिल जाएंगी। उसके बाद आज से आपकी जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो स्टार्ट हो रही है। जैसे ही आपका ये पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद ये जो पीडीएफ फाइल आप देख रहे हैं ये पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहीं पर आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी मिल जाएगी। तो दोनों को आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर आपको डीएलएड परीक्षाओं से संबंधित जो पल पल की अपडेट है वो लगातार दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 1, प्राचीन काल में दो वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में आपको पता ही है गुरुकुल में वेदों का अध्ययन कराया जाता था। तो वहाँ पर जो व्यक्ति दो वेदों का अध्ययन कर लेता था उसे दो वेद का ज्ञाता बोलते थे और उसे कहते क्या थे, ठीक है। तो वो दो वेद का जो ज्ञाता होता था, दो वेदों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को कहते थे वसु, ठीक है, वसु। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दो वेद के ज्ञाता को क्या बोलते थे? वसु। सेम टू सेम इसी तरह से आप आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पर बताया गया तीन वेद, जो व्यक्ति तीन वेदों का अध्ययन कर लेता था प्राचीन काल में, तो तीन वेद को ज्ञाता को क्या कहते थे? रुद्र कहते थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दो वेद के ज्ञाता को कहेंगे वसु, तीन वेद के ज्ञाता को कहेंगे रुद्र। और सेम टू सेम इसी तरह से जो व्यक्ति चार वेदों का अध्ययन कर लेता था तो चार वेदों के ज्ञाता को क्या बोलते थे? इसे बोलते थे आदित्य। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप ध्यान रखें, परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जो नए भाई बहन है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि क्लास में आपको समय पर आने के लिए मिल जाए। आपको शाम को 8 बजे क्लास में उपस्थित होना रहता है, ठीक है। और 9 बजे से आपका जो सेकंड पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, सेकंड पेपर आपका 9 बजे से इसकी क्लासेस भी लगातार चल रही हैं। और रात 7 बजे से, ठीक है, शाम 7 बजे से आपके जो विज्ञान विषय है साइंस, इसकी क्लासेस भी लगातार चल रही हैं। तो सारी क्लासेस आप अटेंड करें। और इसके बाद अगले सवाल की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। 3 सवाल आपके यहाँ पर हो गए। चौथे सवाल में आपसे पूछे जा रहे हैं प्रश्न संख्या 4 में, वैदिक शिक्षा में 5 वर्ष की जो अवस्था है वो पूर्ण करने के बाद जब गुरुकुल में प्रवेश लेता था विद्यार्थी बच्चा, तब कौन सा संस्कार किया जाता था? वैदिक काल में जो शिक्षा होती थी, ठीक है, उसमें अलग अलग संस्कार किए जाते थे। गुरुकुल में जब बच्चे को पढ़ने भेजा जाता था तो वहाँ पर भी एक संस्कार होता था। तो वैदिक काल में 5 वर्ष पूर्ण करने पर के बाद, ठीक है, 5 वर्ष पूर्ण करने के बाद गुरुकुल में जब एडमिशन होता था बच्चे का तो उस समय चूड़ा कर्म संस्कार, ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। वैदिक काल में गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजते समय कौन सा संस्कार कराया जाता था? वैदिक काल था, ठीक है, उस समय गुरुकुल में एडमिशन के लिए जब बच्चे को भेजा जाता था, ठीक है, तो उस समय कौन सा संस्कार कराया जाता था? ये यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो वैदिक काल में उपनयन संस्कार कराया जाता था। कब कराया जाता था? गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजते समय, ठीक है। और 5 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद कौन सा संस्कार होता था? ये ऊपर बताया गया। गुरुकुल में प्रवेश के समय चूड़ा कर्म संस्कार कराया जाता था, ठीक है, 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद, ठीक है। लेकिन भेजते समय, गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजते समय कौन सा संस्कार होता था? ये उपनयन संस्कार होता था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि उपनयन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो उपनयन का शाब्दिक अर्थ है गुरु के पास ले जाना, ठीक है। तो गुरुकुल में भेजते समय जो संस्कार होता था वो उपनयन संस्कार होता था। ये आपको ध्यान रखना। उपनयन का यहाँ पर जो शाब्दिक अर्थ है वो है गुरु के पास ले जाना, ठीक। अगले सवाल की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। और दोस्तों, अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है वैदिक काल में विद्या अध्ययन, ठीक है, जो शिक्षा का अध्ययन किया जाता था, विद्या का अध्ययन किया जाता था, इसका कार्यक्रम कब प्रारंभ होता था और कब समाप्त होता था?
तो सामान्यतः शिक्षा सत्र की जो अवधि है वो एक वर्ष में 4.5 अथवा 5 मास की होती थी। ठीक है, एक वर्ष में कितने 4.5, ठीक है, या फिर 5 महीने की अवधि होती थी। और विद्याध्ययन का कार्यक्रम श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म समारोह से प्रारंभ होता था। ठीक है, किस समारोह से? उपाकर्म। ठीक है, उपाकर्म समारोह से श्रावण मास की जो पूर्णिमा है उस डेट से स्टार्ट होता था, श्रावण मास की पूर्णिमा से। ठीक है, विद्या अध्ययन का कार्यक्रम। ठीक है, और समारोह से प्रारंभ होता था। और पौष मास की पूर्णिमा को छंद मास उत्सर्जनम। ठीक है, जब पौष मास की पूर्णिमा होती थी तो छंद मास उत्सर्जनम एक समारोह आयोजित किया जाता था। तब आपका जो विद्या अध्ययन का कार्यक्रम है वो समाप्त हो जाता था। और ये लगभग 4.5 से लेकर 5 महीने तक जो इसका समय था सीज़न का वो चलता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 8 है, विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? ठीक है, जब बच्चा पढ़ाई कर लेता था गुरुकुल में, ठीक है, शिक्षा ग्रहण कर लेता था, तो वहाँ पर विद्यार्थी जीवन की समाप्ति होती थी। उस समय कौन सा संस्कार होता था? विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर समावर्तन संस्कार होता था। ये सारे संस्कार आपको याद रखना है। कौन सा समावर्तन संस्कार होता था विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर? उसके बाद आपका अगला सवाल है, डॉक्टर आर के मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा के विषय में क्या कहा है? आर के मुखर्जी यहाँ पर बौद्ध शिक्षा के बारे में उन्होंने क्या बताया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो डॉक्टर आर के मुखर्जी के मत में बौद्ध शिक्षा जो है वो प्राचीन ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप था। ठीक है, डॉक्टर आर के मुखर्जी ने यहाँ पर कहा है कि जो बौद्ध शिक्षा है वो प्राचीन काल में जो ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली थी उसी का एक परिवर्तित रूप है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है आपके सामने, प्रश्न संख्या 10 है, बौद्ध शिक्षा की जो शिक्षण विधि थी वो क्या थी? बौद्ध काल में जो शिक्षण विधि होती थी, बौद्ध शिक्षा जो थी उसकी शिक्षण विधि आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बौद्ध शिक्षा की जो शिक्षण विधि थी वो मौखिक रूप से, बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि कैसी थी? मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। जो बौद्ध शिक्षा थी वो मौखिक रूप से दी जाती थी। शिक्षण विधि कैसी थी? मौखिक थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि कैसी थी? मौखिक थी। इसके बाद अगले सवाल आपसे पूछ रहा है, इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व था? ठीक है, जो इस्लाम धर्म था प्राचीन काल में, इसमें शिक्षा का क्या महत्व था? वो या इसमें यहाँ पर आपको देखना है, इस्लाम धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व था। हजरत मोहम्मद साहब कहा करते थे। ठीक है, इनका एक कथन है, ये आपको याद रखना है। हजरत मोहम्मद साहब जो कि पैगंबर थे इस्लाम धर्म के, तो इनका कहना था कि दान में सोना देने की अपेक्षा, जैसे कोई दान कर रहा है, ठीक है, तो दान में सोना देने की अपेक्षा, आप किसी को दान दे रहे हैं और दान में आप सोना दे रहे हैं, तो उसकी अपेक्षा अपने बच्चे को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। ठीक है, आप किसी को दान दे रहे हैं, दान में आप किसी को सोना दे रहे हैं, ठीक है, वो ज़्यादा पुण्य माना जाएगा आपके लिए। लेकिन अगर आप किसी को शिक्षा दे रहे हैं, अपने बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, तो ये उससे भी ज़्यादा पुण्य माना जाएगा, ऐसा इनका कहना था। ठीक है, दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चे को शिक्षा देना इन्होंने ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया था। ये आपको याद रखना है। ये हजरत मोहम्मद साहब का कथन है। ठीक, इसके बाद अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? ठीक है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो बाबर की जो पुत्री थी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था, जो एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी देखने के लिए मिल जाएगा, कैसे बहुविकल्पी प्रश्न में भी देखने के लिए मिल जाएगा कि हुमायूं नामा किसकी पुस्तक है। ठीक है, यह हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो वहाँ पर आपको अलग अलग राइटर के नेम देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपको एक गुलबदन बेगम का नाम भी मिलेगा, तो आपको कहाँ पर टिक मारना है? गुलबदन बेगम पर, जो कि बाबर की पुत्री थी। ठीक, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है और अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है। ठीक है, कोई व्यक्ति अज्ञानी है, ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उससे अच्छा है कि वो यहाँ पर जन्म ही ना लेता। ये एक कथन है और ये कथन किसका है ये आपको बताना है। ठीक है, ये कथन प्लेटो का है। प्लेटो ने ऐसा कहा था कि कोई व्यक्ति अगर अज्ञानी है तो ठीक है, तो अज्ञानी रहने से उसका जन्म ना लेना ज़्यादा बेटर था, ऐसा कह रहा है प्लेटो महाशय का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, शिक्षा शास्त्री टी रेमंड के अनुसार शिक्षा क्या है? शिक्षा शास्त्री जो टी रेमंड हैं, इन्होंने शिक्षा को किस तरह से परिभाषित किया है, उनकी डेफिनेशन यहाँ पर बताना है। टी रेमंड के अनुसार, टी रेमंड के अनुसार शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वता तक चलता रहता है। ठीक है, बाल्यावस्था कब से? बाल्यावस्था से परिपक्वता तक चलता है, और जिसमें मनुष्य यानी कि व्यक्ति
अपने आप को आवश्यकता के अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। शिक्षा क्या है? शिक्षा ग्रहण करने के बाद व्यक्ति अपने आप को समाज के अनुकूल बना लेता है, भौतिक वातावरण और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। ये किसका कहना है? टी रेमंड के अनुसार इनका कहना है कि शिक्षा वह है, विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था तक चलता है और जिसमें मनुष्य अपने आप को आवश्यकता के अनुसार, जैसे उस जहाँ पर उसे आवश्यकता होती है वातावरण में या समाज में, उसी के अनुसार वह अपने आप को ढाल लेता है। इसे ही शिक्षा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, शिक्षा के उद्देश्य की क्या आवश्यकता है? जो शिक्षा है, एजुकेशन है, इसके उद्देश्य की क्या आवश्यकता है, ये आपको बताना है। तो उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है। उद्देश्य क्या है? एक पहले से लक्ष्य रखा जाता है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता। उद्देश्य क्या है? एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है या फिर वह व्यवहार को प्रेरित करता है। ये उद्देश्य की आवश्यकता यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद बात करेंगे अपने अगले सवाल की ओर। अगले सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है ये। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट कथन दिया हुआ है यहाँ पर कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है या स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। ये कथन एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी देखने के लिए मिल जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान रखें। ये कथन है अरस्तू का। ठीक है, और अगर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले प्रश्नों की श्रृंखला का जो क्लास है अटेंड की होंगी तो उसमें आपको ये कथन देखने के लिए मिला होगा। वहाँ पर भी इसका आंसर आपको अरस्तू देखने के लिए मिल गया होगा, तो वहाँ से आपको याद रहेगा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ठीक है, तो ये कथन किसका? अरस्तू का। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ानों में पंखों का आधार है। ज्ञान क्या है? ज्ञान ही स्वर्ग तक की जो उड़ान है उसमें पंखों का आधार है। यानी कि ज्ञान अगर आपके पास है तो ज्ञान पंखों का आधार है, उड़ान में पंखों का आधार है, पंखों की तरह कार्य करता है स्वर्ग तक की उड़ान के लिए। ठीक है, तो ये जो कथन है ये किसका, ये से पूछ रहा है, ये शेक्सपियर जी का कथन है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अपने अगले सवाल की। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है 18 नंबर का। शरीर जो है वो मस्तिष्क और आत्मा, इन तीनों का उचित और सामंजस्यपूर्ण मिश्रण पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है और शिक्षा की सच्ची व्यवस्था का आधार है। ये कथन किसने कहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मस्तिष्क, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा। ठीक है, क्या शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, इन तीनों का उचित और सामंजस्यपूर्ण मिश्रण पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है। एक पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? शरीर, मस्तिष्क और आत्मा। ठीक है, और शिक्षा की सच्ची व्यवस्था का आधार भी यही तीन चीज़ें हैं। तो ये किसका कहना है ये आपको बताना। तो ये महात्मा गांधी जी का कथन है, ये आपको ध्यान रखना। किसका? महात्मा गांधी जी का, इन्होंने ऐसा कहा था। ठीक, इसके बाद आपका अगला सवाल है। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है 19 नंबर में, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ क्या है? ठीक है, शिक्षा का जो वैयक्तिक उद्देश्य है इसका संकुचित अर्थ आपको बताना है। तो संकुचित अर्थ से क्या तात्पर्य है यहाँ पर आपको देखना है। शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ क्या है? आत्मव्यक्ति। ठीक है, आत्माभिव्यक्ति या फिर बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ है। ठीक है, बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना या फिर आत्माभिव्यक्ति करना ही शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है 20 नंबर का, अनौपचारिक शिक्षा क्या है? ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा। ठीक, अनौपचारिक शिक्षा बिना प्रयास के, आडंबरहीन, अव्यवस्थित, आकस्मिक, सर्वत्र, यानी कि किसी भी समय, किसी भी जगह, सभी परिस्थितियों में, सभी स्थितियों में, सभी परिस्थितियों में और सभी अवस्थाओं एवं सभी व्यक्तियों द्वारा दी जाती है। इसका कोई फॉर्मल यहाँ पर कुछ नहीं रहता है कि आपको स्कूल में जाना है या फिर ड्रेस पहनना, ये सारी चीज़ें करना है। ठीक है, इसका कोई यहाँ पर फॉर्मल सारी चीज़ें नहीं रहती बल्कि इनफॉर्मल रहती हैं। आपको अनौपचारिक शिक्षा आप किसी भी समय, ठीक है, किसी भी समय किसी भी जगह बैठकर कोई भी व्यक्ति आपको दे सकता है। ठीक है, वो आपकी सारी अनौपचारिक शिक्षा ही रहती है, जिसकी घर में जो मिलती है माँ बाप से। ठीक है, वो सारी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ही आता है और ऐसे आप कहीं पर भी किसी भी समय जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, स्कूल में आपकी फॉर्मल एजुकेशन होती है, औपचारिक शिक्षा दी जाती है स्कूल में आपको। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अनौपचारिक शिक्षा में आपको याद रखना है, अनौपचारिक शिक्षा बिना प्रयास के सभी परिस्थितियों में, सभी स्थितियों में, सभी अवस्थाओं में, सभी व्यक्तियों द्वारा दी जाती है और ये अचानक भी दी जा सकती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है।
अगला सवाल आपका दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस मोड के एजुकेशन जो होती है, डिस्टेंस मोड में दूरस्थ शिक्षा जिसे बोलते हैं, इसके कितने घटक हैं, यानी कि कितने तरह से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका फ्री एजुकेशन यानी कि मुक्त शिक्षा भी होती है, मुक्त अधिगम होता है और पत्राचार शिक्षा भी होती है। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक हैं, ठीक है, मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम और पत्राचार शिक्षा, ये दूरस्थ शिक्षा के ही घटक हैं। इसके बाद आपका अगला सवाल है पत्राचार शिक्षा का माध्यम क्या है। ठीक है, मीडियम क्या है, जो पत्राचार शिक्षा होती है इसका माध्यम क्या है। पत्राचार शिक्षा का माध्यम मुद्रित प्रणाली है। मुद्रित प्रणाली का मतलब जिस तरह से आप ये लिखा हुआ देख रहे हैं, ये एक तरह से मुद्रित प्रणाली ही है। ठीक है, लिखा हुआ क्या रहता है, बुक्स कुछ भी हो सकता है, नोट्स, सारी चीज़ें मुद्रित अवस्था में होती हैं, नोट्स वगैरह। प्रणाली है जो डाक के माध्यम से छात्रों को प्रेषित की जाती है। पत्राचार शिक्षा में क्या होता है, जो कि बुक्स वगैरह होती हैं वो डाक के माध्यम से छात्रों को पहुंचाई जाती हैं। तो ये आपका पत्राचार शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगला सवाल आपसे कह रहा है वैदिक कालीन शिक्षा से क्या तात्पर्य है। वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल में, उस शिक्षा से क्या तात्पर्य है, वैदिक कालीन शिक्षा। तो वेद पर आधारित शिक्षा का गुरु के घर अथवा कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा वैदिक कालीन शिक्षा कहलाती है। ठीक है, वेद पर आधारित वैदिक कालीन में जो शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल में, वो वेदों की शिक्षा दी जाती थी। और अभी ऊपर आपको बताया भी था कि दो वेद के ज्ञाता को क्या बोलते हैं, 3 वेद के ज्ञाता को क्या बोलते हैं और 4 वेद के ज्ञाता को क्या बोलते हैं। ये सारी चीज़ें ऊपर स्टार्टिंग में आपको बता दी गई। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। सबसे ओल्ड, सबसे जो पुराना वेद है वो आपका ऋग्वेद है, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद और उसके बाद अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेद हैं। ठीक, तो इन चारों वेद को आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। ये क्वेश्चन बार बार ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में रिपीट होता है कि सबसे पुराने वेद का नाम बताइए। तो फिर से वेदों की जो संख्या है वो 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर सबसे पुराने वेद की बात करें तो वो है आपका ऋग्वेद। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है 25 नंबर का, सा विद्या या विमुक्ति, इसका अर्थ क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। सा विद्या या विमुक्ति, तो इसका आपका अर्थ क्या है ये यहाँ पर देख लेंगे। उत्तर में बताया गया है ऐसा ज्ञान जो छात्र को जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके। ऐसा ज्ञान जो छात्र को जीवन और सांसारिक मोह से मुक्ति दिला सके या मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके। ठीक है, इसका यही मतलब है सा विद्या या विमुक्ति। इसका क्या मतलब है, ऐसा ज्ञान जो छात्र को जीवन संसार के मोह से बिल्कुल मुक्ति दिला दे या मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके। ठीक है, इसके बाद आपका अगला सवाल है प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा क्यों कहा जाता है। प्राचीन काल में जो शिक्षा थी वो यहाँ पर गुरुकुल में दी जाती थी। ठीक है, तो यही चीज़ आपसे पूछी जा रही है कि जो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसको गुरुकुल शिक्षा क्यों कहा जाता है। ये जो शिक्षा थी ये गुरु के घर में, यानी कि जो टीचर होते थे, गुरु होते थे आपके, उनके घर में या फिर कुल में प्राप्त होती थी। इसी कारण इसे गुरुकुल शिक्षा कहते हैं। बस ये आपको नॉर्मल चीज़ें याद रखना है। आप 2-3 बार रिपीट करेंगे, ये PDF फाइल आपको मिल जाएगी। जैसे ही आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होगा टेलीग्राम चैनल पे ये PDF फाइल हम डाल देंगे, तो वहाँ से पूरी PDF फाइल आप डाउनलोड करके आसानी से रीड कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। प्राचीन काल में एक वेद की ज्ञाता को कहते थे। ठीक है, एक वेद की ज्ञाता को स्नातक भी कहते थे। और अभी ऊपर आपको बताया 2 वेद की ज्ञाता को क्या बोलते थे। ठीक है, और 3 वेद की ज्ञाता को क्या बोलते थे, 4 वेद की ज्ञाता को क्या बोलते थे। तो अब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, कि एक वेद की ज्ञाता को क्या बोलते हैं स्नातक, 2 वेद की ज्ञाता को क्या बोलते हैं, 3 वेद की ज्ञाता को क्या बोलते हैं और 4 वेद की ज्ञाता को आदित्य बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चारों वेदों के बारे में आपको पता चल चुका है। प्राचीन काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो वेदों की दी जाती थी। वेदों की संख्या 4 है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला सवाल है किसने शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग बताए हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और सामाजिक वातावरण। ठीक है, तो जो जॉन ड्यूवी हैं, ठीक है, जॉन ड्यूवी ने शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग बताए हैं, जिसमें पहला शिक्षक, उसके बाद शिक्षार्थी यानी कि जो विद्यार्थी होता है जो सीखता है, तीसरा आपका सामाजिक वातावरण। इन्होंने शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग बताए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला सवाल आपका मनोवैज्ञानिक विचारधारा और प्रकृतिवादी दार्शनिक किसे शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं। शिक्षा का जो केंद्र बिंदु माना जाता है वो किसे माना जाता है, मनोवैज्ञानिक विचारधारा और प्रकृतिवादी दार्शनिक के समर्थन में। यहाँ पर आपको ये बताना है। ठीक है, तो शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है वो मनोवैज्ञानिक विचारधारा और प्रकृतिवादी दार्शनिक जो है वो बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं, यानी कि बालक को ध्यान में रखकर ही आपको यहाँ पर शिक्षा देना होता है। ठीक है, बालक को ध्यान में रखकर ही आपको शिक्षा देना होता है और इसे ही हम बालक को ही क्या मानते हैं, शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं।
इसके बाद इस क्लास का ये अंतिम सवाल आपके लिए होने वाला है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और भाई बहनों के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आगे की जो क्लासेस हैं वो आपको इसी चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। इसमें आगे बताया गया है कि किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है। ठीक है, किस शिक्षा शास्त्री ने जो शिक्षा है उसे समाज की एक प्रक्रिया माना है, ऐसा किसने माना है उस शिक्षा शास्त्री के यहाँ पर आपको नाम बताना है। तो जॉन ड्यूवी ने शिक्षा शास्त्री को समाज की प्रक्रिया माना, और जॉन ड्यूवी ने ही शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग बताए हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और सामाजिक। इसके अलावा प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को स्नातक बोलते थे। ठीक है, और अगर बात करें 2 वेद के ज्ञाता को वसु कहते थे, 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र कहते थे और 4 वेदों के ज्ञाता को आदित्य कहते थे। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ये आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सारी चीज़ों को आप दोबारा से रिपीट करके एक बार ज़रूर देख लें। और जो नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि समय पर आपको क्लास में आने का मौका मिल सके। और दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।